दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस परीक्षा री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जो ध्वनियाँ ना स्वर ना व्यंजन इन्हें क्या कहते हैं। जो ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, इनको हम दोस्तों अयोगवाह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ला जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ला वर्ड जो है वो उसको क्या बोला जाता है? पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिसलन है, फिसलन शब्द जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है या क्रियापद है या भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। दोस्तों जो फिसलन है वो भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली शब्द का हमें क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है। तो बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो बिलाव होता है। क्या होता है? बिलाव होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लाला का अन्य लिंग रूप, यानी लाला का हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो लाला का जो स्त्रीलिंग होता है वो ललाइन होता है। ललाइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं उसके हिसाब से। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। अगर दोस्तों हम बड़ा शब्द है इसमें दीर्घ ई को जोड़ें, इसमें दीर्घ ई को जोड़ें तो बड़ी हो जाता है, और छोटा में दीर्घ ई को जोड़ें तो छोटी यानी स्त्रीलिंग बन जाता है। ऐसे योगी में योगिनी हो जाता है, कमल में कमलिनी हो जाता है। इन प्रत्यय जोड़ने पर अगर हम लाला में इन प्रत्यय जोड़ें तो ललाइन हो जाता है, और तेली में इन प्रत्यय जोड़ें तो तेलिन हो जाता है। आनी प्रत्यय की बात करें तो जेठ में जोड़ें तो जेठानी हो जाता है, और देवर में आनी प्रत्यय जोड़ें तो देवरानी बन जाता है, यानी स्त्रीलिंग बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो दोस्तों सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं वो चर्चा और जनता, चर्चा शब्द और जनता शब्द जो है वो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। होश और लोग ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण बाल ये भी हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में होता है, लेकिन जनता एक वचन में होता है। लेकिन सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो चर्चा और जनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु शब्द का जो बहुवचन होता है दोस्तों बिंदु ही होता है। बहुवचन क्या होता है इसका? बिंदु ही होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदु होता है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों के लिए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो संप्रदान कारक में किया जाता है। कौन से कारक में? संप्रदान कारक में किया जाता है के लिए का प्रयोग। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन अति उत्तम पुरुष इसका भेद नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखें कि प्रथम प्रेरणार्थक जो होता है उसमें आना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। मूल क्रिया में आना प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। तो जागना की बात करें तो इसमें आना प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा दोस्तों जगाना। क्या बन जाएगा? जगाना बन जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों कुछ और को देख लेते हैं। मूल क्रियाओं में प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है वो तो मूल क्रिया में क्या लगकर बनती है? मूल क्रिया में आना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। मूल क्रिया में आना प्रत्यय लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? प्रथम प्रेरणार्थक। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है वो बाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। कौन सा प्रत्यय? बाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो ये तो मूल क्रिया थी करना, इसमें आना प्रत्यय लगाया तो कराना और बाना प्रत्यय लगाया तो करवाना। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। ऐसे ही हम यहाँ पर कहें
सोना, आना प्रत्यय लगाया तो सुलाना हो गया, और बाना प्रत्यय लगाया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई तो क्या हो गया, सुलवाना हो गया। ऐसे ही पढ़ना जो है वो मूल क्रिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें आना प्रत्यय लगाया तो पढ़ाना बन गया, और बाना प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, पढ़वाना बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें याद रखना है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें आना प्रत्यय लगाना होगा, और द्वितीय बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाना होगा, बाना प्रत्यय लगाना होगा। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, निरंतरता बोधक। तो यहाँ पर दोस्तों बरसता रहता है, ये किसको दर्शाता है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बरसता रहता है। अगला है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, और संख्यावाचक होता है। तो इस प्रकार से ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है। दोस्तों जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ काला 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 घोड़ा, काला घोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पर हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, हम विशेषता बता रहे हैं घोड़े की, क्योंकि घोड़ा जो है वो कैसा है, काला है। अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा जो है वो विशेष से है, और काला शब्द क्या है, काला शब्द विशेषण है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष से कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें कि वहां जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब किसका है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी जो है वो दोस्तों देशज शब्द है। ये कैसा शब्द है, देशज या देसी शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें तत्सम शब्द बताना है। तो जीव की बात करें तो जीव तो तद्भव शब्द है। जीव तो क्या है, तद्भव शब्द है। मुख की बात करें दोस्तों, मुख की बात करें तो मुख जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है, इसका तद्भव जो होता है दोस्तों मुंह होता है। इसका तद्भव जो होता है वो क्या होता है, मुंह होता है इसका तद्भव। कान की बात करें तो ये भी तद्भव शब्द है, और दांत की बात करें ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन मुख शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि हमें तत्सम शब्द ही बताना था। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। तो तद्भव की बात करें, अंधकार तो तत्सम है, आशा भी तत्सम है, और अंगरक्षक भी तत्सम है। लेकिन अचरज शब्द की बात करें तो ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है, इसका तत्सम जो होता है वो आश्चर्य होता है। क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अचरज शब्द कैसा शब्द है, अचरज शब्द जो है तद्भव शब्द है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण शब्द में। तो दोस्तों निर्गुण शब्द जो बना है वो निर्धन गुण से मिलकर बना है, निर्धन गुण से मिलकर बना है निर्गुण शब्द, निर्धन गुण से मिलकर बना है निर्गुण। तो निर्गुण में निरुपसर्ग है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों पढ़ने वाला में बात करें, पढ़ना एक क्रिया है और इसमें वाला प्रत्यय लगाया गया है, और जब क्रिया के साथ में प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कृदंत हो जाएगा। क्रिया के साथ में जो प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं उनसे बनने वाले शब्द जो होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो शुभेच्छा की बात करें, शुभ धन इच्छा से मिलकर बना है शुभेच्छा, और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों गुण स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है शुभेच्छा में, ठीक है। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर हम कहेंगे सामासिक पद को तोड़ना जो कहलाता है वो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैं कहूं यहां पर अगर मैं एक शब्द लूं राजपुत्र, मैं क्या लूं, राजपुत्र। ये राजपुत्र जो है वो एक सामासिक पद है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो सामासिक पद को तोड़ना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
मातृहंता में कौन सा समास है? मातृहंता में कौन सा समास है? तो दोस्तों मातृहंता का हम समास विग्रह करें तो होता है माता की हत्या करने वाला। माता की हत्या करने वाले के लिए आप क्या कह सकते हो, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, माता की हत्या करने वाला। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो दोस्तों पाश्चात्य का विलोम जो होता है पौर्वात्य होता है। क्या होता है? पौर्वात्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? तो क्रूर का जो होता है विपरीत वो दयालु होता है। क्रूर का विलोम जो होता है वो क्या होता है? दयालु होता है। विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विधिक का पर्यायवाची की बात करें तो विधिक का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों कानून होता है। क्या होता है? कानून होता है। विधिक की और पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो वैध होता है, विधि होता है, तरीका होता है, विधान होता है, ढंग होता है, रीति होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कानून या विधिक के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो महावीर तो हनुमान का है, हरीश भी है, मारुति भी है, लेकिन आग्नेय जो है वो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। लगभग एक ही उम्र के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही उम्र के हैं, इसका हमें एक शब्द में बताना है कि एक ही उम्र के को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं समवयस्क। एक ही उम्र के को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? समवयस्क। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यह इच्छावाचक वाक्य है। ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें इच्छा दर्शाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध छांटिए। उपयुक्त की बात करूं एकदम सही लिखा हुआ है, पूजनीय भी सही है, महीना भी सही है, लेकिन व्यंग जो लिखा हुआ है वो एकदम गलत लिखा हुआ है। जो व्यंग लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखते हैं। व्यंग जो है शुद्ध इस तरह से है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होती। मुझे आज खाने का मन नहीं होती। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो अशुद्ध जो अंश है नहीं होती, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, ये जो है वो अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जो आता मुझे आज खाने का मन नहीं है, तो यहाँ पर जो है मुझे आज खाने का मन नहीं है, यहाँ पर इस तरह से आता, लेकिन यहाँ पर हमने जो है गलत का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह का बोध हो वहां काल होता है। तो यहां पर दोस्तों वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह का बोध हो वहां पर क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इसका बी हो जाएगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया किस वाक्य का कर्तव्य वाच्य में रूपांतर वाक्य क्या होगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर ये बात करें, इस वाक्य का जो है वो कृत वाच्य में रूपांतर रूप जो है, अभी तो बात करें तो ये जो अभी है वो कर्म वाच्य है, लेकिन इसका जो कृत वाच्य में करें तो वहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। कोहली ने शतक लगाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उपविराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम चिन्ह। तो दोस्तों उपविराम चिन्ह की बात करें तो उपविराम चिन्ह जो है वो ए ऑप्शन में जो है वही क्या है? उपविराम चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों शरण में जाना। शरण में जाना। तृण पकड़ना, तृण मतलब तिनका होता है, तो यहां पर मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा शरण में जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाने का मतलब होता है घबरा जाना। घबरा जाना। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? दोस्तों विभाव की बात करें तो विभाव के जो दो प्रकार होते हैं, एक तो आलंबन होता है, आलंबन विभाव, और एक उद्दीपन होता है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें छंद देखने के लिए पहले इनकी मात्राओं को गिन लेते हैं। यहाँ की बात करें तो इसमें 1 हो जाएगी, इसमें भी 1 मात्रा है, इसमें भी 1 मात्रा है, 1 मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, 1 मात्रा है, 1 2 1 1 2 और 2। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों इसमें जो है प्रथम चरण में 16 मात्राएं हैं और 16 मात्राओं से जो बनने वाला छंद होता है वो क्या होता है? चौपाई होती है। 16 मात्राएं किस चरण में होती हैं? चौपाई में होती हैं। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, उपमा भी अर्थालंकार है, अतिशयोक्ति भी और रूपक भी। लेकिन यमक की बात करें, यमक जो है वो शब्द अलंकार है, इसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी के रचनाकार जो हैं दोस्तों श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी के रचनाकार। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तुलु जो है दोस्तों, तुलु की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तुलु जो है वो कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।